ये हमारे पास एंकर का एट्रीब्यूट है, सॉरी टैग है। इसको पहले मैं नोटपैड में भी खोल देता हूँ। यानी अब हम आज जो टैग देखने जा रहे हैं वो कौन सा है? एंकर का टैग है। ठीक है, एंकर का टैग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लिंक्स बनाने के लिए। हमारी वेबसाइट में बहुत सारे लिंक्स होते हैं और जब हम उन लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम किसी पेज को फॉलो कर लेते हैं। वो पेज कोई दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है और वो पेज हमारी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये एंकर के टैग कैसे लगाते हैं। एंकर का टैग का जो लिखने का तरीका वो ये है कि सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं जी, ए, जैसे ये लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल में। उसके बाद आगे क्या एट्रीब्यूट है हमारे पास? href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, मतलब इसने जाना कहाँ पर है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। इसका क्या मतलब है? नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि हम इसे किसी दूसरी एच टी एम एल फाइल में लेकर जा रहे हैं। तो ये बात हो रही है अपनी ही वेबसाइट के हवाले से। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये नहीं लिखता और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबको समझ में आ रही होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, न्यूज़ की वेबसाइट पे जा रहे हैं, डिफरेंट न्यूज़ की वेबसाइट पे जा रहे हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? टारगेट। टारगेट का क्या मतलब होता है? जब भी किसी वेबसाइट पे लिंक्स पड़े होते हैं तो हम लिंक्स पे क्लिक करते हैं और जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक ओपन होता है। तो उसके बिहेवियर्स दो होते हैं हमारे पास। एक बिहेवियर तो ये होता है कि वो लिंक उसी विंडो में ओपन हो जाता है और एक बिहेवियर क्या होता है कि वो वाला लिंक दूसरी विंडो में ओपन हो जाता है। ठीक है, सो ये जो बिहेवियर्स हैं ये हम टारगेट करते हैं टारगेट के एट्रीब्यूट के साथ। यानी हम इसमें लिखते हैं टारगेट का एट्रीब्यूट टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका क्या मतलब है? अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है कि हम नई विंडो में से खोलने जा रहे हैं। और अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह पर लिखूं अंडरस्कोर पेरेंट, इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने लिंक को उसी जगह पर खोल रहे हैं। उसके बाद आगे क्या है हमारे पास? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टारगेट के दो बिहेवियर्स हुए, एक ब्लैंक और एक पेरेंट। ब्लैंक का मतलब न्यू पेज और पेरेंट का मतलब वही वाला पेज। उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास? टाइटल का एट्रीब्यूट। टाइटल का एट्रीब्यूट में क्या लिखा हुआ आ रहा है? अबाउट अस। टाइटल के एट्रीब्यूट का ये मतलब है, जैसे मैं यहाँ पर माउस रखता हूँ तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ आ गया रीस्टोर डाउन, मैसेज आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ। इसी तरह जब आप माउस अपना लिंक के ऊपर माउस लेकर जाओगे तो उसके ऊपर भी एक कैप्शन आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। सो इस कैप्शन को हम बोलते हैं टाइटल। तो हम करते क्या हैं, बेसिकली अपने जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर ले आते हैं। यहाँ पर आकर हमारा ये टैग ख़त्म हुआ। अब ये जो चीज़ है ये क्या है? ये जो मैंने लिखे ना अबाउट अस, देखें ये तो हमने बता दिया कि लिंक है, ये भी हमने बता दिया कि किसका लिंक है, ये भी हमने बता दिया कि इसने कहाँ पे खुलना है और उस पर टाइटल क्या आना है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर ऐसी क्या चीज़ नज़र आएगी जिसे क्लिक करने से लिंक पर हम जाएंगे? इसे हम बोलते हैं क्लिकेबल टेक्स्ट। क्या होगा? यानी क्लिकेबल टेक्स्ट क्या होगा जिसे क्लिक करने से हमारा लिंक खुलेगा? वो वाला क्लिकेबल टेक्स्ट आपने टैग से बाहर लिखना है। आप देख रहे हैं मैंने इसे टैग से बाहर मेंशन किया है। सो असल में ये क्या चीज़ है? ये है क्लिकेबल टेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब इस फाइल को ज़रा हम सेव करते हैं। सेव एज, यहाँ पर आ गया जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिलहाल हम इसे जहाँ भी सेव करना चाह रहे हैं, चले हम आप ही के प्रोजेक्ट्स में सेव कर लेते हैं। और इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ एंकर टैग वन। सेव कर लेते हैं इसे। अब जो इस फाइल को खोलते हैं, हाँ ये फाइल बनाई है। अभी हमने इसे डबल क्लिक करके खोली है।
आ गया। अब ये जो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है ये है एंकर टेक्स्ट। ये कहाँ पे लिखा था मैंने यहाँ पे, ये बाहर वाला। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर अबाउट अस की बजाय कर दूँ क्लिक हियर, तो फिर देखते हैं क्या होता है। फाइल को सेव करें। अब इस फाइल को जरा चला कर देखते हैं, रीलोड करें, चेंज हो गया। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बाहर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला टेक्स्ट हम नहीं लिखेंगे तो हमें तो कुछ भी दिखेगा नहीं कि हमने फॉलो क्या चीज़ करनी है, हमने ओपन क्या चीज़ करनी है। ठीक है, सो ये भी रिलाई कर रहा है और इस पर क्लिक करें, देखें अब क्या हुआ, उसको रिप्लेस कर दिया उसने वेबसाइट के साथ। यानी जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो उसकी जगह पर दूसरा टेक्स्ट खुल गया। ठीक है, तो जो हमारी वेबसाइट्स होंगी जिनकी हम एसईओ कर रहे होंगे उस पर एंकर्स का होना भी एक एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। तो अगर मेरे पास कोई वेबसाइट आती है और उसके ऊपर एंकर्स नहीं लगे हुए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके ऊपर एंकर्स लगे होने चाहिए। और एंकर्स हैं क्या, बेसिकली ये भी आपको पता लग गया। एंकर्स क्या हैं, लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स हैं और एक्सटर्नल लिंक्स हैं। यानी ऐसे लिंक्स जो वेबसाइट के अंदर भी हैं और ऐसे लिंक्स जो वेबसाइट के बाहर भी हैं। और इन लिंक्स की वजह से भी आपकी वेबसाइट को पॉइंट्स मिलेंगे, यानी रैंकिंग में आपकी वेबसाइट्स को पॉइंट मिलेंगे। और गूगल रेकमेंड करता है कि एक एवरेज वेबसाइट पे आपके 100 लिंक्स होने चाहिए, मतलब मल्टीपल टैब्स में आपके 100 लिंक्स होने चाहिए। मगर ये बात हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि लिंक्स की रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर रेलिवेंसी के बगैर हम जोर ज़बरदस्ती करके 100 लिंक्स करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रेलिवेंट 100 लिंक्स बनाने हैं, यानी जिस भी लिंक पे क्लिक करें हम तो वहाँ पर उस लिंक की कोई रेलिवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और लिंक्स होते क्या हैं, बेसिकली जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसकी जब डिटेल चाहिए होती है तो इस वहाँ पर एक लिंक होता है, फिर हम उसे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है। जैसे कोई बंदा एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसमें सारा एडमिशन का क्राइटेरिया लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म। और जब जैसे ही वो एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करता है तो एडमिशन फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। तो रेलिवेंसी है ना बीच में, तो लिंक्स आप जितने भी बनाएंगे इन सब की रेलिवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ज़रा एक वेबसाइट के ऊपर ताकि हम ये देखें कि हमने जो एडिटिंग करनी है। ये एक वेबसाइट में खोलने जा रहा हूँ, पेजेस काफ़ी सारे खुले हुए हैं। मैं इनको ज़रा बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक वेबसाइट खोली है मगर ये आपको पता लग रहा है ना ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। मिसाल के तौर पर ये वाली वेबसाइट में ऑनलाइन खोलूँ तो अभी आपने डिफरेंस देखना है जिससे आपको पता लगे कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। हाँ, इसके यूआरएल में देखें, यहाँ पर लॉक लिखा हुआ लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। या तो यहाँ पे लॉक होगा, यहाँ पर HTTP लिखा होगा या HTTPS लिखा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑनलाइन है। अब अगर मैं दूसरी फाइल को देखूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑनलाइन रिजल्ट्स नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक फाइल खोली है मैंने। और फाइल का मतलब क्या हुआ कि मेरे कंप्यूटर से ये फाइल खुली हुई है। ये फाइल हमने अपने कंप्यूटर से ही ओपन की है। तो इसका मतलब ये ऑफलाइन वेबसाइट है। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऑफलाइन वेबसाइट है और ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है। अब जब हमने काम करना होगा, यानी मैं कहता हूँ भाई हमने एसईओ करनी है, तो एसईओ करने के लिए हमारे पास वेबसाइट आएगी ना किसी की। और वेबसाइट की एसईओ कैसे होती है, वेबसाइट के ऊपर जाकर हम कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि हम उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने लगे हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास उस वेबसाइट का एक्सेस होगा। यानी अगर हमारे पास वेबसाइट का एक्सेस आएगा तो तभी हम एसईओ कर पाएंगे। तो आपने जिस वेबसाइट की एसईओ करनी होगी मीन्स वो आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा।
मे बी वो ऑनलाइन की सूरत में दे और मे बी वो ऑफलाइन की सूरत में आपके पास अपनी वेबसाइट भेज दे कि भाई आप इस पर अप्लाई कर दें और मुझे भेज दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से लाइव कर दूँगा। अच्छा, अब हम लोगों ने कैसे काम करना है अब ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी एक वेबसाइट तैयार करनी पड़ेगी ना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं आपको एसईओ सिखाना चाह रहा हूँ, तो एसईओ सिखाने से पहले आपके पास वेबसाइट आएगी, भाई आपको कस्टमर तो वेबसाइट देगा। अब अगर आपको वेबसाइट के इंटरफेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपको क्या लगता है कि आप एसईओ कर लेंगे? आप जितनी मर्जी थ्योरी मुझसे पढ़ लें एसईओ की, अगर आप वेबसाइट को देख के वैसे ही डर जाएंगे भाई ये वेबसाइट बनानी पड़ गई है तो, या बनी हुई वेबसाइट है, इसे चेंज कैसे करना है हमें? तो इसका मतलब हमें वेबसाइट में चेंजेस करनी आनी चाहिए, वेबसाइट बनानी नहीं आनी चाहिए। मतलब हमें किसी ने ये नहीं कहना मेरी वेबसाइट बनाओ, हमें उसने कहना ये हमारी वेबसाइट है, इसमें ये चेंजेस कर दें, इसमें ये तब्दीलियाँ होनी हैं। तो इसका मतलब वेबसाइट हमारे पास आएगी और हम उसके ऊपर चेंजेस करेंगे कुछ, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वाली वेबसाइट मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूँगा और फिर हमने इसको चेंज करना है। अब अगर हम ये देखें कि हमने जो टैग्स पढ़े हैं, सबसे पहले तो हम उसका ओवरव्यू करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर उन टैग्स का, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने जो एसईओ करनी है बेसिकली उन्हीं टैग्स के साथ करनी है। सबसे पहले अगर मैं ये देखूं तो ये टाइटल ऊपर आ रहा है, टाइटल का टैग पढ़ा हम लोगों ने, उसके साथ ही अगर हम देखें तो तस्वीर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने फेविकॉन पढ़ा, ओके। और नीचे आ जाते हैं, तस्वीर, इमेज का टैग पढ़ा, हेडिंग स्टाइल्स पढ़े हमने 6 हेडिंग स्टाइल्स पढ़े, H1 से लेकर H6 तक। सो ये हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हो गए। ये बीच में पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा है लिखा हुआ सारा, इसके लिए पी का टैग यूज होता है। ये सिंपल एक टैग है, ये एसईओ में तो इसका रोल नहीं है, लेकिन हमने जब कंटेंट को चेंज करना होगा तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ की क्या पहचान है कि ये पी का टैग लगा हुआ है इसके ऊपर पैराग्राफ में। अच्छा, अब और नीचे आते हैं जी, ये क्या है, ये एंकर है, यानी ये हाइपरलिंक है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो कुछ हमने सीखा इसलिए सीखा था कि हमने इस पूरी वेबसाइट को चेंज करना है अपनी मर्जी से, कि जैसी वेबसाइट हम चाहते हैं। और नीचे आते हैं, तस्वीर। अच्छा, यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, इसको नहीं अभी हमने देखा कि ये वीडियो यहाँ कैसे आई है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। बाकी की तस्वीर, फिर तस्वीरें आ रही हैं। ये एक मैप भी यहाँ पर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, ये भी नहीं अभी हमने देखा। मतलब ये 2 चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि अभी हमने इस वेबसाइट से रिलेटेड इन 2 चीज़ों को भी डिस्कस नहीं किया, बाकी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये क्या है, ये टेक्स्ट है, ये लिंक्स हैं, ये भी लिंक्स हैं, ये भी टेक्स्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तकरीबन ये जो बनी हुई एक वेबसाइट मेरे पास है और ये ऊपर क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है, ये भी तस्वीर है। तो हमने सब चीज़ों को देख लिया, सिर्फ किसको नहीं देखा, एक वीडियो को और एक मैप को। मतलब 2 चीज़ों को हमने नहीं देखा। अब हम ये समझ लेते हैं, सबसे पहले हम इन 2 चीज़ों को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है, मतलब आगे किधर को जाना है हम लोगों ने अपने कोर्स को लेकर। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये वीडियो कैसे लगी हुई है। सो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। ये लाइव साइट है और ये वीडियो भी लाइव है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफलाइन साइट के ऊपर ये वीडियो लगाऊंगा, लग जाएगी और मेरा इंटरनेट कनेक्ट होगा तो शो भी होगी। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा, बेशक मेरी वेबसाइट ऑफलाइन होगी, ठीक है, अगर तो मेरा इंटरनेट कनेक्ट होगा तो वीडियो शो होगी, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो वीडियो शो नहीं होगी। इसी तरह ये जो प्रोफाइल है, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्ट होगा तो प्रोफाइल शो होगी, और अगर मैं इंटरनेट ऑफ कर दूंगा तो एकदम ये डिसअपीयर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि नेट नहीं चल रहा, इस वजह से ये नहीं आ रही, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लाइव इंटरनेट से आती हैं। भाई ये वो तो यूट्यूब की वीडियो है, तो इसका मतलब है यूट्यूब तो तभी चलता है ना जब इंटरनेट ऑन होता है। आप यूट्यूब खोलो और आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, यूट्यूब तो नहीं चलेगा। तो पहले तो ये देखते हैं वीडियो कैसे आनी है। इस पर क्लिक करें, क्या हुआ, चल पड़ी वीडियो, चल रही है, वेबसाइट के ऊपर ही चल रही है, मगर कहाँ से चल रही है, कहाँ से चल रही है, यूट्यूब। बेशक उसने यूट्यूब की विंडो नहीं खोली, लेकिन असल में चल वीडियो
YouTube से ही रही है। और अगर मैं YouTube पे क्लिक करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर YouTube से चलेगी। ठीक है, अब इसको जरा करते हैं बंद और वापस वहीं पे आ जाते हैं। अब जाइए समझते हैं कि ये वीडियो यहाँ पर कैसे लगाई है। ठीक है, इसके लिए अब ये हमने लगाई कैसे है, ये हमने क्या किया है, इम्बेड किया है यूट्यूब को अपनी वेबसाइट के ऊपर। और ये जो हमने मैप लगाया है, ये कैसे लगाया है, इम्बेड किया है। इम्बेड का क्या मतलब होता है कि उसको अपनी इसी विंडो के अंदर एक छोटी सी विंडो की शक्ल में ले आए हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास टैग यूज होता है वो आई फ्रेम का टैग है। इसके लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो आई फ्रेम, ये भी नहीं हमने पढ़ा, ये आज ही पढ़ रहे हैं। हाँ, आई फ्रेम का टैग आज पढ़ रहे हैं हम लोग। ये आई फ्रेम का टैग कैसे लगना है ये देखते हैं। अच्छा, एक काम करें, पहले जरा वीडियो को देखते हैं। मैं दोबारा इसको प्ले कर रहा हूँ और YouTube में प्ले कर रहा हूँ। फिलहाल इसको मैं कर रहा हूँ स्टॉप, और इस वीडियो के URL को आपने देखना है। वीडियो के URL को अगर हम देखें तो मैं YouTube पर हूँ इस वक्त। हाँ, इस वीडियो का URL कैसे हमें शो हो रहा है, youtube.com/watch?v इक्वल्स टू ये, जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये इस वीडियो का आईडी है। जब भी आपने कोई वीडियो इंबेड करनी होगी अपनी साइट के अंदर, तो आपको उस वीडियो का आईडी चाहिए, पूरी की पूरी वीडियो का लिंक नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के इस आईडी को कॉपी कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं भैया, किसी और को लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं इस पर आता हूँ, इनके चैनल पे आता हूँ, और यहाँ से ना कोई और वीडियो ले लेता हूँ। अब दूसरी वीडियो में आ गया हूँ मैं। इसका मतलब क्या हुआ, आईडी चेंज हो गया। मैं इस आईडी को कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C। आपको पता है मैंने ये क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि जब हमने अपनी वीडियो में वेबसाइट में किसी वीडियो को इम्बेड करना होगा, तो हमें वीडियो का, जैसे मैं आपको कोई वीडियो भेजना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, लिंक शेयर करूँगा ना उसका। यहाँ पर आपको लिंक शेयर नहीं करना, बल्कि उसका आईडी लेना है। और आईडी मैंने बताया कौन से वाला हिस्सा है, आईडी कौन से वाला हिस्सा है, जो watch?v इक्वल टू के आगे जो एक आ रहा है वो इसका आईडी है। हर वीडियो का आईडी ऐसा ही होगा कि जब आप वीडियो को प्ले करोगे तो एंड पे इसका आईडी लिखा हुआ आएगा इक्वल टू के बाद। ठीक है, इसे मैंने कॉपी कर लिया और मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, अब मैं जरा इसका टैग खोलूँ, ये इंडेक्स में आए। इसके कोड में कैसे जाना है हमें, राइट क्लिक और Notepad++। जिन लोगों के पास Notepad++ नहीं है वो पहले Notepad++ इंस्टॉल करें, डाउनलोड Notepad++ गूगल पे जाकर लिखें, क्लिक करें, डाउनलोड होगा, फिर उस पर क्लिक करें तो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई इसका सीरियल नंबर नहीं है, कोई इसका लाइसेंस नहीं है, ये फ्री टू यूज़ है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं आगे। अब ये पूरे का पूरा डाटा देखें, ये पूरी वेबसाइट का टैग आ रहा है जो ऑफलाइन में भी आपको दिखा रहा था। काफ़ी लंबी चौड़ी वेबसाइट है। हाँ, लेकिन हमें इसको, इतनी लंबी वेबसाइट को पूरी को नहीं समझना, हमें सिर्फ उन चीज़ों को समझना है जहाँ जहाँ जाकर हमें SEO करनी है। वो टाइटल था, वो मेटा था, वो फेविकॉन था, वो राइटिंग स्टाइल था, वही चीज़ें हमने देखनी है। एंकर्स थे, इमेजेस थे, ठीक है ना, और आई फ्रेम। आई फ्रेम इसलिए कि हमें सम टाइम आई फ्रेम चेंज करने पड़ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कौन से टैग को ढूंढना है इस वक्त, आई फ्रेम को। अब मुझे कैसे मिलेगा, इतनी सारी कोडिंग में से मैं फाइंड करता हूँ Ctrl+F। Ctrl+F फाइंड का शॉर्टकट होता है, और यहाँ पर मैं आके लिख देता हूँ आई फ्रेम। लिख दिया, एंटर करते हैं, देखिए आ गया आई फ्रेम के टैग में सीधा। अब बेशक इस विंडो को करें बंद, देखिए जरा, यही है YouTube का कोड आ रहा है सारा। हमें क्या करना है, सबको समझ आ रहा होगा हमें क्या करना है। क्या करना है, हमें सब कुछ लिखा हुआ है, हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लगा हुआ है। हमें सिर्फ ये सीरियल चेंज करना है अपनी वीडियो का, क्योंकि वीडियो में चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे ये वीडियो का सीरियल उधर से पिक करना है यूट्यूब से, जो मैंने अभी आपको पिक किया है, $watch== लिखा हुआ था, उसके आगे से मैंने उठाया और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, इसको
इम्बेड के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद अगर मुझे कोई और वीडियो बाद में करनी होगी तो फिर मैं उसका आईडी भी ऐसे ही पिक करूंगा और यहाँ लाकर उसको पेस्ट कर दूंगा। मुझे और कुछ नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि ना तो मुझे स्ट्रक्चर चेंज करना है, मैंने सिर्फ वीडियो चेंज करनी चाहिए। कर दी। अब इसको सेव करते हैं, तो इधर आ जाए, यही थी फाइल। लेकिन अब इस दफ़ा इसमें चेंज आएगा, वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो नहीं चेंज कर रहा ना, मैं ऑफलाइन में चेंज कर रहा हूँ ना। तो पहली बात तो ये, इस विंडो को बंद कर देते हैं ज़रा और इसमें आ जाते हैं। ये ऑफलाइन वेबसाइट है, देखें कैसे पता लगता है ऑफलाइन है, फाइल लिखा हुआ है, ये। अब जरा इसको रिफ्रेश करें, वीडियो चेंज होनी चाहिए, चेंज हो गई वीडियो। तो वीडियो बदलने का तरीका पता लग गया आपको कैसे बदलनी है हमने। इसका एसईओ से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कस्टमर हो सकता है आपसे एसईओ का जब काम करवा रहा होगा तो उसकी अपडेट्स आ रही होगी ना वीडियोस की यूट्यूब के ऊपर, तो वो कह रहा होगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो कर दो जो मैंने आज लगाई है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे लगती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट हुई है, आई फ्रेम। और मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो जो वीडियो वाली ऑप्शन है, वीडियो भी नहीं नज़र आ रही होगी या फ्रेम भी नहीं नज़र आएगा, ऐसे शो होगा जैसे नेट ऑफ है आपका। तो इसका मतलब है नेट नहीं चल रहा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपका इंटरनेट ऑन होगा ये दोनों चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इस कंपनी का एड्रेस आ रहा है, इसकी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ रही है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपके कोर्स में शामिल है एक अलग मॉड्यूल के तौर पर, कि भाई ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे रैंक करते हैं। ये एक अलग से मॉड्यूल है जो हम सीखेंगे। अभी यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी एक वेबसाइट है कि भाई किसी बंदे ने अगर हमसे रब्ता करना हो और हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनी हो तो इधर ही हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी नज़र आ जाए, आसानी हो जाएगी ना। कस्टमर को वेबसाइट को ड्रैग कर रहा होगा, नीचे ही उसको हमारा नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, उसी पे क्लिक करेगा, डायरेक्शंस का बटन आ जाएगा या कॉल का बटन आ जाएगा, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर कैसे लानी है। इसको हम यूँ करते हैं कि इस वक्त इसकी आ रही है सोफ़ा कारपेट की आ रही है, ये आपको समझाने के लिए मैं इसको चेंज करने लगा, और इसको मैं करने लगा हूँ पीक सॉल्यूशंस की, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये चेंज कैसे होती है। ठीक है, अब ये समझ लें कि ये गूगल मैप का एड्रेस नहीं है। गूगल मैप का एक एड्रेस तो वो भी होता है ना जो बिजनेस ना हो, जैसे मेरे घर का जो एड्रेस है, मैं घर बैठूं और व्हाट्सएप कर दूं आपको अपनी लोकेशन, तो गूगल मैप पे एड्रेस ही आएगा ना, तो वो भी तो एड्रेस है। ये वो वाला एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस हमने गूगल से एज ए बिजनेस अप्रूव कराया हुआ है, इसलिए तो इसका नाम आ रहा है। आपके घर के आगे जब तक आप अप्रूव नहीं कराओगे नाम तो नहीं आएगा। तो इसका हमने नाम बाय किया हुआ है गूगल पे, फ्री में, पैसे दे के नहीं, फ्री में। यानी हमने उसको अपने बिजनेस को गूगल पर फ्री में रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो नाम आएगा जो रजिस्टर्ड नाम होगा। आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मॉड्यूल है उसमें आप ये सीखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर मौजूद है तो उसे वेबसाइट पर कैसे लेकर आना है। समझ आइए बात की क्या करने जा रहे हैं। अब हम सपोज कर रहे हैं जी कि भाई गूगल पर पीक सॉल्यूशंस की जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको हमने फिलहाल हम ये सपोज करके कि ये पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, तो यहाँ पर एड्रेस भी उन्हीं का आना चाहिए और नाम भी लिखा हुआ है। नाम सिर्फ उसी सूरत में लिखा हुआ आएगा जब आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई होगी, अगर नहीं बनाई तो फिर नाम नहीं आएगा। अब इसका कोड यहाँ पर लाने के लिए हमें कहाँ जाना है, इसका कोड यहाँ पे लाने के लिए हमें जाना है गूगल मैप्स में। कहाँ जाना है, गूगल मैप में जाना है, ठीक है। और गूगल मैप पे जाकर हमें उस बिजनेस का नाम लिखना है और वहाँ से हम कोड पिक करेंगे। तो मैं गूगल मैप पे आ रहा हूँ, आगे जिस बिजनेस को भी यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मैं लिखता हूँ जी पीक सॉल्यूशंस, आगे पीक सॉल्यूशंस लोअर माल लिखा हुआ नीचे, प्रोफाइल भी हमारे सामने आ गई। अब हमें क्या करना है, इस प्रोफाइल को, यानी कि नीचे अब पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, सोफा कारपेट वॉशिंग,
जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज आना चाहिए। कैसे इसको मैंने वहां पर ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, इसका कोड लूंगा शेयर के बटन से। ये शेयर का बटन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूं जी, आगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इम्बेड अ मैप। तो अब यहां से मैं मैप लूंगा। अटेंडेंस लगवा लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पे आए, यहाँ आ गए इम्बेड मैप। यहाँ पर एक है सेंड अ लिंक। यहाँ से तो हम किसी को अपना एड्रेस भेजते हैं ना, अगर भी हमसे एड्रेस मांग रहा होता है। इस पर नहीं आना आपने, इम्बेड अ लिंक पे आना है। और यहाँ से हमने क्या करना है, ये देखें पूरा कोड लिखा हुआ है फ्रेम का, ये पूरे का पूरा कोड ही पिक कर लें और इधर आ जाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त कहाँ पर है हम, यूट्यूब पर है। और ये इम्बेड के ऊपर ये देखें, इसकी दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक विड्थ और एक हाइट। ये क्या है बेसिकली, ये आई फ्रेम का साइज है। वो हमने जो आप देखे ना यूट्यूब की वीडियो का साइज मैंने वर्टिकल सा रखा हुआ है, तो वर्टिकल वीडियो है तो उसी तरह का हमने उसका वर्टिकल साइज रखा हुआ है। तो ये साइज आप आई फ्रेम का अपनी मर्जी से बता सकते हैं। अब हमें ये वाला आई फ्रेम तो नहीं चाहिए ना, अब हमें दूसरा आई फ्रेम चाहिए। कौन से वाला आई फ्रेम चाहिए, जिसमें मैप लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंट्रोल एफ करता हूँ और आई फ्रेम दोबारा से फाइंड करता हूँ जी। ये भी कौन सा आया, एंडिंग आई फ्रेम आया। एक दफा और फाइंड करें, चेक करें जरा। यूट्यूब वाला ये है कि लोकेशन वाला आ गया लोकेशन वाला। लेकिन इस दफा हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं ना, बजाय इसके कि हम इम्बेड के आगे वाला टेक्स्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है, कंफ्यूज होंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, 1374 वाली लाइन को क्लिक किया, पूरी लाइन हाईलाइट हो गई। लाइन नंबर पे क्लिक किया तो बस एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, और वो क्या, क्या देखनी है आपने, विड्थ। क्योंकि हमें साइजेज यही रखने हैं ना जो इसके मैप के साइजेज हैं। इसने विड्थ कितनी की हुई है, 100%, और हाइट कितनी की हुई है, 450 पिक्सल्स, ठीक है। सो हम इसी साइज को के मुताबिक सब कुछ करेंगे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, 100% और 450, और मैं यहाँ पर दूसरा पेस्ट कर देता हूँ। आ गया। अच्छा, अब वापस आए। 450 आ रही है, और ये 600 है, ये भी अबाउट 100% में ही होगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई 600 पिक्सल्स में है। ये पिक्सल्स है ना, तो अगर हम कहते हैं कि नहीं यार भाई उसी तरह ही कर लेते हैं जैसे उसने किया था। क्या लिखा हुआ था उसने, अच्छा, तकरीबन वही सब चीज़ें बन गई। फ़र्क क्या होगा अब इस दफ़ा, अब प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, ठीक है।
यही वाली है, ऑफलाइन फाइल है, यही है हमारी। इसको रिफ्रेश कीजिए, चेंज हो गई, प्रोफाइल भी चेंज हो गई। यानी अब हम यहाँ तक पढ़ने के बाद अगर अब हम ये सपोज करें कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एक वेबसाइट को चेंज कर लें। वेबसाइट को चेंज करने का मतलब क्या है? वेबसाइट को चेंज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने इसका कोई स्ट्रक्चर चेंज करना है। हमने वेबसाइट का, क्योंकि हमारे पास जब वेबसाइट आएगी तो बनने के लिए भी नहीं आएगी और एडिट होने के लिए भी नहीं आएगी। हमारे पास वेबसाइट इसलिए आएगी कि कोई रैंक करवाने के लिए भेजेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वेबसाइट की टेम्पलेट को तो चेंज करना ही नहीं है, हमें वेबसाइट के ऊपर वो फैक्टर्स अप्लाई करने हैं जो कि डेवलपर ने अप्लाई नहीं किए हुए वेबसाइट को रैंक करने के लिए, जिसकी वजह से इतने सालों से बनी हुई वेबसाइट भी गूगल पर अभी नज़र नहीं आ रही। तो अब आपका क्या काम है? सबसे पहला काम हमारा ये है कि भाई आपने अगर मुझसे एसईओ सीखनी है तो इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तभी समझ आएगा ना कि क्या सीखा है हम लोगों ने। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए। मतलब मैं आपसे कहूँ टाइटल लगा लो, मैं आपसे कहता हूँ कीवर्ड्स बनाते हैं, आप कीवर्ड्स बनाते हो। मैं आपसे कहता हूँ टाइटल लगाओ, आप टाइटल लगाते हो। मैं आपसे कहता हूँ मेटा लिखना है, कोई वेबसाइट होगी तो मेटा लिखोगे ना, मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर मैं आपसे कहता हूँ भाई इसकी हेडिंग स्टाइल कन्फिगर करें, तो वेबसाइट होगी तो हेडिंग स्टाइल बनाओगे। इमेजेस चेंज करने हैं, इमेजेस की एसईओ करनी सीखनी है। जब तक वेबसाइट आपने खुद से कोई तैयार नहीं की होगी, अब हमने क्या करना है, इस पूरी वेबसाइट को, ये सबको मैं शेयर करूँगा, ये मेरा फोल्डर, जिस फोल्डर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फाइल वेबसाइट है, सबको मैंने ये वेबसाइट शेयर कर देनी है। और अब आप सब ने इस वेबसाइट को कन्वर्ट कर लेना है अपनी पर्सनल वेबसाइट में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये है कि भाई ये लोगो आप खुद से कोई अपनी मर्जी का लोगो लगाएं। यानी आपने पहले तो डिसाइड करना है कि आपको वेबसाइट कैसी चाहिए, और हर किसी स्टूडेंट ने अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक करना है कि वो कैसी वेबसाइट बनाना चाह रहा है। लेकिन आपने इस लिमिट्स में रहना है। किन लिमिट्स में रहना है? कि हम इसकी टेम्पलेट्स को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हम वेबसाइट बनाना नहीं सीख रहे, हम एसईओ करना सीख रहे हैं। तो मैं सबको रिकमेंड ये करता हूँ कि सब लोग एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, ठीक है। यानी ये आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बना लेना है जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या आएगा, आपका लोगो ऐसी है ना। अच्छा, उसके बाद ये मेन्यू आपने देखना है कि कैसा होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ ये मेन्यू कैसे चेंज करेंगे, आप बहुत ईजीली चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये जो तस्वीरें आ रही हैं, 2 तस्वीरें हैं, ये कहाँ से चेंज होंगी अभी आपको बताता हूँ, ये भी बताता हूँ मैं आपको। फिर ये तस्वीरें सारी की सारी तस्वीरें मैं एक जगह बताऊँगा, आपको पता लग जाएगा कि सब तस्वीरें एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं। तो वहाँ से आप इन तस्वीरों को चेंज करके अपनी तस्वीरें ले आओगे, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होंगी। इसी तरह फिर यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट चेंज होगा। इसको आप हेडिंग में ही रहने देंगे और कंटेंट चेंज कर देंगे। इसको आप पैराग्राफ में ही रहने देंगे और कंटेंट चेंज कर देंगे। इसको भी फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट चेंज करेंगे अपनी वेबसाइट के मुताबिक, या आपकी जो भी वेबसाइट है उसके मुताबिक। फिर तस्वीरें आ रही हैं, ये हमने क्या किया हुआ है, एक फॉर्म बनाया हुआ है। इसके हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है। मतलब ये नाम शक्ल देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये एक अपॉइंटमेंट का फॉर्म है। कोई भी बंदा इसे फिल करता होगा तो क्या होगा, जैसे ही सबमिट करता होगा तो उन्हें ईमेल चली जाती होगी, है ना। तो ये एक ईमेल जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक ऑलरेडी ईमेल एड्रेस स्टोर है। तो जब आप इसको अपनी वेबसाइट बनाओगे तो ईमेल तो चेंज करनी पड़ेगी ना आपको। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईमेल कहाँ से चेंज करनी है, किस जगह पर जाकर आप ईमेल को चेंज करोगे कि जब कोई बंदा इस वेबसाइट पर आकर अपॉइंटमेंट आस्क करे तो ईमेल आपको आए, ठीक है। अभी तो वही ईमेल उसी जगह पर ईमेल जाएगी जो हमने अभी ईमेल एड्रेस इसमें स्टोर किया हो। इसे हमें बाद में देख लें, ये प्रोग्रामिंग वाला थोड़ा सा फैक्टर है, ये मैं एंड पे बताऊंगा जब आप ये डिज़ाइन कर लोगे सारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब तस्वीरें, ये सब लेआउट्स हैं, ये सब टेक्स्ट है। अब बात शुरू करते हैं मेन्यू से। क्या आपने मेन्यू चेंज करना है, तो आपने मेन्यू कैसे चेंज करना है। मेन्यू टॉप पर आ रहा है, सबको पता है। अच्छा, उसके ऊपर क्या आ रहा है, सोशल मीडिया के लिंक्स भी आ रहे हैं। उसके ऊपर क्या आ रहा है, गेट एन अपॉइंटमेंट का बटन भी एक बना हुआ आ रहा है। ये बेसिकली यही फॉर्म है।
देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, एक फॉर्म खुल जाएगा। इस दफ़ा ये अलग विंडो में खुलेगा, लेकिन लिंक बना हुआ, बिल्कुल एंकर है, मतलब लिंक बना हुआ मीन एंकर। देखिए उस पेज में चले गए appointment.html की फाइल में। कौन सी क्लास है आपकी? जी बैठ जाए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यानी अब हमने टैग्स पढ़े, लेकिन अब हमने करना क्या है, मैंने आपको ऑन साइट वेबसाइट में चेंजेस करवानी है सर। और कैसे करवानी है, अंदर से चीज़ों को चेंज करवाएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं आपको ये मेन्यू चेंज करवाना चाह रहा हूँ, होम, अबाउट, गैलरी, बुकिंग और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये सोफे का है, तो सबसे पहला तो मैं कहता हूँ भाई इसका होम का जो नाम है ना, इसको मैं चेंज करने लगा हूँ और उसके कीवर्ड पे ही नाम करना चाहता हूँ। क्या? सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, यही है ना नाम इसका। मैं यही नाम यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, दोबारा से नए सिरे से ज़रा इसमें आता है ये जी। कैसे आएंगे? राइट क्लिक और ओपन एडिट विद नोटपैड, ठीक है जी। आगे अब हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, मेन्यू पे। मेन्यू आपने देखा था स्टार्ट पे था, इसलिए मैं ऊपर ही चला जाता हूँ और मैं आपको भी मेन्यू में लेकर जाऊंगा और उसके बाद हम मेन्यू को रिकग्नाइज कर लेंगे कि असल में मेन्यू पड़ा कहाँ हुआ इसका। तो मेन्यू में हमारे पास जो सबसे पहला बटन है वो कौन सा है, होम का। जो मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ सिंपली होम को, मैंने फाइंड किया कि टाइप किया, यहाँ पर हमने लिखना था होम और फाइंड नेक्स्ट। अब आप देखते हैं कि कहाँ है, देखिए जरा। शुरू में हम इसको जरा थोड़े से टेक्निकल तरीके से फाइंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम देखिएगा आगे कैसे जाते हैं। मैं इसको एक लम्हे के लिए पहले जूम छोटा करता हूँ। ये हमारे पास होम का बटन है। हाँ, मैं इसको पहचान कैसे रहा हूँ, देखिए दूसरे नंबर पर कौन सा बटन है, अबाउट का। तीसरे नंबर पर यही था ना मेन्यू हमारा। अच्छा, अब आपने इसको परमानेंट रिकग्नाइज कैसे करना है, ज़रा वो देख लें। ये इसके आईडी से करना है आपने इसको। क्या है इसका आईडी? मेन्यू। और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप इसको रिकग्नाइज करना चाहते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो आप अपनी कॉपी पेस्ट की लाइन नंबर नोट कर लें कि भाई 254 से मेन्यू स्टार्ट हो रहा है बनना, और यहाँ से ये मेन्यू बनना शुरू हो गया। ये जो टैग है नेविगेटर, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखते, ठीक है। असल में हमने क्या करने को कहा था, मैंने कहा इस मेन्यू का नाम चेंज करना है मुझे। मैं इसका नाम क्यों कर रहा हूँ, देखें हमें कीवर्ड्स को प्रायोरिटाइज करना है, तो हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कितनी जगहों पर हम अपने कीवर्ड्स को ला सकते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर मैं ले लेता हूँ, क्या था जी नाम, सोफ़ा। ये तो एक चेंज हो गया हमारा, इसको सेव करें और इसको ज़रा रन करें। यहाँ चेंज होना चाहिए, नहीं सब कुछ ठीक किया हमने, मगर हम उस पेज पे नहीं है। हाँ, अभी हम अपॉइंटमेंट वाले पेज पे चले गए थे ना। अब इसको रिफ्रेश करें, अभी भी नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं क्या सेव नहीं किया हमने। सेव तो हमने इस बटन को दबा दिया ना, देखें अब तो दोबारा से ऑप्शन नहीं आ रही वहाँ पे, इसमें सेव तो है ये। अब हम ये देखते हैं दोबारा से इसको चला के कि ये फाइल कौन सी चली हुई है, इंडेक्स कॉपी। ये इंडेक्स कॉपी नहीं खुली है, कोई और खुली है ना, इसलिए नहीं हमें दिखा रहा। इनको ज़रा बंद कर दें, काफ़ी सारे पेजेस हुए हुए हैं, ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो।
अब यहाँ आ जाते हैं, इस फाइल को चलाते हैं, हो गया, मेन्यू चेंज हो गया हमारा। अच्छा, अब मे बी आप इसमें से किसी मेन्यू को ख़त्म करना चाहते हो या कोई नया मेन्यू इसमें ऐड करना चाहते हो। ठीक है, ये कैसे करना है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट, गैलरी और बुकिंग। सपोज करते हैं जी हम नहीं चाहते बुकिंग का टैब हमने यहाँ पे नहीं लगाना, बल्कि मैं यहाँ पर कोई और टैब लगाऊंगा। अब हम देखते हैं बुकिंग का है ये। अभी पहले मरले में मैं आपको ये एक मेन्यू ख़त्म करना बताने लगा। तो कैसे हमने ख़त्म करना है, ये बुकिंग वाली लाइन पर आओ, सिलेक्ट हो गई और डिलीट का बटन प्रेस करें और इसको फिर सेव करें। हम कोई डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, देखें, डेवलपमेंट सीखे बगैर हम डायरेक्टली चेंजेस करने लगे हुए वेबसाइट के अंदर। हाँ, अब आए इधर और फिर इसको रिफ्रेश करें, देखते हैं कोई मेन्यू रिमूव हुआ है। हो गया रिमूव। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर हमें कुछ सजेशंस मेन्यू के लिए भी देनी होती हैं। मसलन जो सबसे बड़ी सजेशन हम एज ए ऑप्टिमाइजर देते हैं मेन्यू के लिए, वो ये कहते हैं कि आपके मेन्यू के अंदर ना 2 टैब्स में से कोई एक टैब जरूर होना चाहिए, या तो ब्लॉग के नाम से या आर्टिकल्स के नाम से। देखिए, हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट है इस वक्त, जो हमें मेन्यू कंटेंट नज़र आ रहा है वो बहुत स्टैटिक है, यानी ये एक ऐसा कंटेंट है कि जो एक दफ़ा दे दिया तो बस ख़त्म होगी बात, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट बार बार रिफ्रेश तो नहीं होगी। गूगल ऐसी वेबसाइट को ज़्यादा देखता है ना जिनमें कंटेंट अपडेट होता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनका कंटेंट बहुत पुराना हो गूगल उनके ऊपर आता भी लेट या देखने के लिए। सो एज ए ऑप्टिमाइज़र हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में कम से कम एक ऐसा टैब होना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। अब वो टैब्स किस नाम से बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल्स के नाम से। अब आर्टिकल्स का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ हमने किताबें ही लिखनी है। मतलब अब ये सोफ़ा कारपेट वॉशिंग की वेबसाइट है, तो इसके अगर हम आर्टिकल्स की बात करें या ब्लॉग्स की बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि ये सोफ़े को डील कर रहा है, ये कारपेट्स को डील कर रहा है, ये सोफ़ा वॉशिंग इक्विपमेंट को डील कर रहा है, तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। स्प्रे मशीन्स के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन्स के ऊपर, वॉशिंग मशीन जो कारपेटिंग से रिलेटेड है उनके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब वो रिलेटेड तो है ना इस वेबसाइट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई वॉशिंग मशीन के ऊपर आर्टिकल पढ़ना चाहता होगा इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा सीधा। ये उस बंदे को लाकर अपने होम पेज पे भी लेकर जा सकते हैं फिर उधर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक मिल रही है इनको, और रोज़ाना एक आर्टिकल लिख रहे हैं, ये किसी भी टॉपिक के ऊपर रोज़ाना ही एक आर्टिकल लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल भी रोज़ाना क्रॉल कर रहा है आपकी वेबसाइट को। तो जब गूगल रोज़ाना वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंकिंग में भी इसको अच्छी पोजीशन मिल रही है। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर आर्टिकल्स और ब्लॉग इन दोनों में से कोई, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई बंदा भी होना चाहिए ये काम करने के लिए, जो फ्रीक्वेंटली ये काम कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बात बताने का मतलब क्या था, इतनी बात बताने का मतलब ये था कि भाई हमें कोई ऐसा कंटेंट भी इसमें रखना है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। जैसे बाकी का जितना भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल ये 6 माह पहले वेबसाइट बनी होगी तो 6 माह पहले ही कंटेंट लिख दिया होगा, साल पहले वेबसाइट बनी होगी तो साल पहले ही कंटेंट लिख दिया होगा। अब ये रोज़ाना अपडेट तो नहीं हो रहा होगा, हो सकता है कि कभी कभी कोई तस्वीर वो भेज देता हो कि भाई ये स्लाइडर वाली तस्वीर हटाकर ये वाली इसकी जगह ये कर दो, ये जो पहली तस्वीर आ रही है इसको हटाकर ये कर दो, लेकिन फ्रीक्वेंटली अपडेट होने वाला कोई कंटेंट इस पर नहीं है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम कह रहे हैं गैलरी के बाद हमें एक टैब चाहिए और उसका नाम है आर्टिकल्स। कैसे हमने उसको ऐड करना है, क्या कहा मैंने, कहाँ पे ऐड करना है उसको, गैलरी के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आ जाए। भाई ये देखें, ये पूरा मेन्यू कहाँ से शुरू है, कहाँ से शुरू हुआ, LI के टैग से शुरू हुआ है, और LI का टैग यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये देखिए, ये अबाउट का मेन्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, LI के टैग से शुरू हो रहा है, और LI का टैग क्लोज भी हो रहा है, यानी हर मेन्यू एक LI के टैग में पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो नया मेन्यू बना रहा हूँ वो भी एक पूरा LI के टैग में ही होना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, बाहर निकला उधर से
और यहाँ आकर उसको कंट्रोल सी और कंट्रोल पेस्ट कर दिया और इसको क्या करते हैं आर्टिकल्स। सेव करें, आर्टिकल पीछे आएगा। अच्छा ये नहीं, दो चीजें हैं ना अभी हमारी, ये हमारी फाइल है ना, ये हमारा href है ना कि भाई इस पर क्लिक करें तो कहाँ जाएगा। अभी फिलहाल हमें इसे क्या कर देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स लिखने से यहाँ तो नहीं जाना हमें, तो अभी फिलहाल क्योंकि अभी हमने आर्टिकल की फाइल बनाई भी नहीं है तो हम इसको यूं कर देते हैं। कैसे, ये मैंने बीच में ना एक हैश लगाया, अभी नजर आता है, आ गया। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपके पास कोई फिलहाल कोई लिंक अवेलेबल नहीं है जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप सिर्फ हैश लिख दें। हैश एक ऐसा लिंक, मतलब हैश से लिंक भी क्रिएट हो जाएगा लेकिन फॉलो करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। अब ये हमारा वो है क्लिकेबल टेक्स्ट जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, जब आपको एंकर एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो मेन्यूज जो नज़र आ रहे हैं बेसिकली वो क्या है, क्लिकेबल टेक्स्ट है सारे जो मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम उन्हें क्लिक करते हैं तो ये उनकी href फाइल्स क्लिक होती है। चलो इसे बंद कर दें, यानी कि सेव कर दें और अब इसको रिफ्रेश। क्या होना चाहिए, अब गैलरी के बाद एक नया मेन्यू आना चाहिए। आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनिपुलेशन आ गई हमें कि मेन्यूज को हमने कैसे मैनिपुलेट करना है। ये डायरेक्ट किया ना मैंने, मतलब कोई मैंने मेन्यू की कमांड नहीं पढ़ाई है आपको, मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपने मेन्यू फाइंड करना है और फाइंड करके अपनी मर्जी के मेन्यूज कस्टमाइज कर लेने हैं। हो सकता है कि आपको कोई मेन्यू कस्टमाइज करना पड़े, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि भाई फ्रीक्वेंट डाटा लिखने के लिए कोई ऐसा मेन्यू होना चाहिए जिसमें कुछ हो। अब मैं क्या करूँगा, एक HTML फाइल बनाऊंगा जिसमें रोजाना की बुनियाद पर हम कोई ना कोई कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे। आज एक कंटेंट लिखेंगे, फिर उसके ऊपर डेट लिखेंगे, एक और कंटेंट लिख देंगे, फिर की डेट लिखेंगे, फिर और कंटेंट लिख देंगे और प्रीवियस कंटेंट को नीचे कर दिया करेंगे। अच्छा अब आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऊपर सबसे ऊपर क्या आ रहा था, गेट एन अपॉइंटमेंट। मैं कहता हूँ ये लिंक ना हो भाई, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस लिंक को ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है वेबसाइट में कि लिंक हो, क्योंकि मैंने यहाँ से भी एक्सपोज करके ख़त्म किया है ना। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं अपना सिर्फ कीवर्ड लिख दूंगा बस, लेकिन ये लिंक भी नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है अभी इस वक्त, गेट एन अपॉइंटमेंट। मैं वापस इसमें आता हूँ और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप का कंटेंट है। सो मैं इधर से बिल्कुल टॉप पे आ गया। जी क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, गेट एन अपॉइंटमेंट। तो मैं इसको फाइंड करता हूँ, गेट और आगे साइन अप एक्सक्लेमेशन। मिला नहीं उसको, हाँ। अब ये देखें, पहले मैं जितनी दफा भी फाइंड कर रहा था क्या कर रहा था, फाइंड नेक्स्ट। अब मैं देखें क्या करने लगा हूँ, फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं क्या करता है। चेक करें जरा उसको कहाँ पे मिली है ये फाइंड। ये मिला है। अभी देखते हैं कि टॉप वाला है कि कोई नीचे वाला इसको मिला है। वेबसाइट पर आए जरा, आखिरी बटन कौन सा था, YouTube का था। ओके इधर आए जरा कोडिंग में, या आपको मैं क्रॉस चेक करना बता रहा हूँ। देखें YouTube है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है सही जगह पर हैं हम लोग। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, सिर्फ एक काम करना है कि मैंने इसको लिंक नहीं रहने देना। यहाँ पे जा रहा है ना ये,
मैं इसको फिलहाल तो करने जा रहा हूँ ख़त्म, पूरे का पूरे ख़त्म कर दिया मैंने, बेशक वो लिखा भी रहे एंकर। और यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, कारपेट वॉशिंग, चलो जिसको सेव करें, चेंज हो गया। क्या ये लिंक है? नो नो, ये लिंक है, देखें हाइपरलिंक बना हुआ है इस पे, हाइपरलिंक बना हुआ है इस पे लाके मैंने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने href निकाल दिया ना बीच में से। अगर मैं href के अंदर हैश लगा देता तो लिंक ही रहता है, हालांकि लिंक क्लिक करने के बाद कुछ ना होता, लेकिन रहता वो लिंक ही। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये लिंक के तौर पर शो भी ना हो, इसलिए मैंने उसका href रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं उसका फॉर्मेट नहीं खत्म करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको रिमूव नहीं किया। तो आज हमने इतनी चेंजेस करनी सीखी मेन्यू। अगली क्लास में अब ये आई होप के पूरी वेबसाइट हम चेंज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या चेंज करना सीखा है, मेन्यू चेंज किया है, ऊपर थोड़ा सा हेडर चेंज किया। हेडर के यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी पहुँच जाएंगे। देखिए ज़रा, ये देखिए यही है, यही बटन बने हुए हैं 3, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि भाई ये सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं सारे। आए जरा इधर, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये आपकी वेबसाइट है ना, अगर ये आपकी वेबसाइट है तो ये href आपका होगा, फेसबुक का, ये ट्विटर का href आपका होगा, ये इंस्टाग्राम का href आपका होगा। आपका होगा क्या मतलब भाई, इसका क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ आपका होगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करें, आपका जो फेसबुक पेज का लिंक है वो आप यहाँ पर पेस्ट करें, आपका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आप यहाँ पर पेस्ट करें। जब वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके सोशल मीडिया के साथ लिंक अप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये काम तो आई थिंक आप खुद कर लेंगे। ये देख लिया आपने कहाँ से करना है, यानी मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, सिर्फ क्या चेंज करना होगा, सिर्फ इनका href चेंज करना है। और ये हमें पता लग रहा है ये कौन सी लाइन पर है, लाइन नंबर 200 पर। जब ये काम कर रहे हो साथ में कॉपी रखें और कॉपी के साथ लाइन नंबर नोट कर लें, ताकि जब दोबारा वापस आएँ इसी जगह पर तो आपको पता हो कि कौन सा कंटेंट। जैसे मेन्यू को मैंने बताया था कि लाइन नंबर नोट कर लें, तो अगर आपको मेन्यू के स्टार्ट पे जाना हो, आपको पता हो कि भाई इस लाइन पर मेन्यू की स्टार्ट है, इस लाइन पर आपका सोशल मीडिया पड़ा हुआ सारे का सारा, ताकि आपको बाद में उसे चेंज करना हो तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए याद नहीं रखते हैं।